हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से समझ आ रहा होगा कि मैनेजमेंट मार्केटिंग की। मार्केटिंग मैनेजमेंट समझने के लिए पहले मार्केटिंग समझ लेते हैं कि क्या होती है। आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में क्यों जाते हैं आप? कोई सामान ख़रीदने, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सामान ख़रीदने आप जाते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं। बस इसी प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब है कि जब दो लोग, बायर और सेलर, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं मनी के अगेंस्ट में, यही सब पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। समझते हैं? मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और ह्यूमन वांट्स इस तरीके से सेटिस्फाई की जाती हैं मार्केटिंग प्रोसेस में। ठीक है, मार्केटिंग के फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ये तो पहला बेसिक फीचर हो गया कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, एक कस्टमर या एक सप्लायर किसी की भी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको उसकी वांट है, आपको उसकी नीड है, आप जाएंगे और आप मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीद के ले आएंगे। तो यही तो है, तो इससे आपकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हुई। सेकेंड इज क्रिएट्स अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कि एक सेलर या प्रोड्यूसर या जो भी है, वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर कैश का कोई भी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कि कोई प्रोड्यूसर या सेलर जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करे आपको इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो मार्केटिंग में यही तो होता है। आपको प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, आप उसके लिए पैसे पे करते हैं, फिर आप लेकर आ जाते हैं। फिर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर उस प्रोडक्ट पे उतने पैसे देने को तभी राज़ी होगा जब उसे लगेगा कि ये प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू होगी या फिर ये प्रोडक्ट इतनी वैल्यू के लायक है, तभी वो देगा। सपोज़ आप एक पेन लेने जाएं, तो वो बड़ा नॉर्मल सा पेन है जो आपको 5 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, वो आपको दे, अगर आपका जिस भी दुकान पे आप जा रहे हैं वो आपको 100 रुपये का दे, आप ले लेंगे? ऑफ कोर्स आप नहीं लेंगे। आप ये कहेंगे, अरे आप ऐसे कैसे, वो 100 रुपये का बेच रहे हैं, ये तो 5 रुपये का मिलता है सारी दुकानों पे। तो जो प्रोड्यूसर है या फिर जो सेलर है, उसको उस हिसाब से वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, जिससे उसको ये लगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट उतनी वैल्यू का होगा और प्रोड्यूसर का भी नुकसान ना हो। फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि मार्केटिंग का जो होल प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज तो होता ही, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो उनमें प्रोडक्ट और मनी का एक्सचेंज होता है ना। आप उससे प्रोडक्ट लेते हो और वो आपसे पैसे लेता है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं या बेसिक कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। पहली चीज़, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज़। 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। देन बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाई ईच अदर। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे के अंदर कुछ वैल्यूएबल देखा हो। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपने वो प्रोडक्ट, आपको वो लगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है कि मैं ख़रीद लूँ, तो आप ले लीजिए। और वो आपके अंदर ये देखे कि हाँ भाई ये मुझे इतने पैसे दे दे तो मैं इसको अपना प्रोडक्ट दूँ। तो दोनों अगर एक दूसरे के अंदर कुछ वैल्यूएबल देख रहे हैं तो ही एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट्स और मनी का। देन बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। आपको आप शॉप पे जा रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, आपको नहीं पसंद आया, आप रिजेक्ट करिए। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, और अगर सेलर को आपको नहीं बेचना है तो वो मना कर देगा। तो बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट द ऑफर। देन ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है, आप उसको कैश या मनी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था भी एक्सचेंज मैकेनिज्म और ये थी पूरी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग हमने समझ ली। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप मार्केट कर सकते हो, यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो जनरली इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ मार्केटेड, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी तरीके से आपकी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। नीड्स क्या हैं? जो आपकी ज़रूरतें होती हैं। सपोज़ आपको भूख लग रही है, खाना चाहिए, तो जो खाना मिल गया वो प्रोडक्ट है।
वांट्स क्या होती है कि आपको सपोज़ नीड नहीं है उसकी लेकिन फिर भी चाहिए, सपोज़ पिज़्ज़ा, आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आपका मन कर रहा है आपको पिज़्ज़ा खाना है, ये आपकी वांट है। तो पिज़्ज़ा क्या हो गया, ये भी प्रोडक्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ जो आपकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करे वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। तो समझते हैं जनरली इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ मार्केटेड, देन एनी प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। जो भी चीज़ आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर दे वो प्रोडक्ट है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है मार्केट। पहली चीज़ फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है, जिस भी चीज़ को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे सोप हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, कोई भी चीज़, आपके कपड़े, फ़ोन, सब आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या फिजिकल प्रोडक्ट में आ गई। फिर सर्विसेज, सर्विसेज क्या हैं, जैसे बैंकिंग की एक सर्विस हो गई, टीचिंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपकी ये भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं हम आपको। तो बैंकिंग, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, ये भी मार्केटिंग, ये भी मार्केट हो सकता है। देन एक्सपीरियंसेस भी मार्केट हो सकते हैं, जैसे कि थिएटर, मूवीज़। तो आप मूवी देखते हैं तो ना तो वो प्रोडक्ट हो गई ना तो वो सर्विस हो गई, आप बस उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो चीज़ किस में आ गई, एक्सपीरियंस में आ गई। देन प्लेसेस, प्लेसेस जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप राजस्थान गए, आप मालदीव्स गए या आप कहीं भी गए, तो वहाँ पे आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी चीज़ें भी टूरिज्म तो प्लेसेस के अंदर आ गया। देन आइडियाज़ भी मार्केट हो सकते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एक आइडिया है, ये भी मार्केट किया जा सकता है, इसके बदले में भी पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, एड्स आते हैं, लेबल्स लिख कर आते हैं, तो इस तरीके से आइडियाज़ भी मार्केट किए जा सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मल हर इंसान को नहीं पता होगा, तो आपको वो प्रोसीजर पूरा सीखना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। तो जो भी आपको वो प्रोसीजर समझाएगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपसे उसके लिए पैसे चार्ज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट हो सकती हैं। चलिए अब समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग आपको समझ आ गई, मार्केटिंग क्या होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट आप कर सकते हैं। अब समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है जो कि फिलिप कोटलर ने दी है, वो देखते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। बहुत कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इस डेफिनेशन को हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी हैं। पहला, साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। तो पहले समझ लेते हैं चूजिंग टारगेट मार्केट क्या है, फिर समझेंगे गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर्स। यहाँ समझेंगे ग्रोइंग कस्टमर्स का क्या मतलब है, फिर समझेंगे सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ क्या है। इसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट इज़ चूजिंग अ टारगेट मार्केट। आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले आप टारगेट मार्केट तो सिलेक्ट करेंगे ना। सपोज़ करिए कि आप मेडिसिन्स बना रहे हैं, तो आपका टारगेट मार्केट कौन होगा, केमिस्ट की शॉप्स होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपके टारगेट मार्केट कौन होंगी, लड़कियां होंगी, यंग गर्ल्स, यंग एज की लड़कियां, ठीक है। और अगर आप छोटे बच्चों के टॉयज़ बना रहे हैं तो आपका टारगेट मार्केट कौन होगा, छोटे बच्चे होंगे। तो आप टारगेट मार्केट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने टारगेट मार्केट सिलेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, सब कर लिया। अब आपको क्या करना है, ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट, कि आपका जो भी टारगेट मार्केट है आप उसमें कस्टमर्स को ग्रो करिए। आप ये देखिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई मेकअप प्रोडक्ट है तो आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई लड़कियाँ ख़रीदती हैं मेकअप, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ मतलब मेकअप ख़रीदें, हमारा प्रोडक्ट ख़रीदें। तो क्या है कि ये हो गया ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में कस्टमर्स को ग्रो कैसे किया जाए। एक और चीज़ थी ग्रोइंग के साथ कीपिंग और गेटिंग, कि नए कस्टमर्स कैसे आएँ और उनको जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको रोक के कैसे रखा जाए, वो हमसे मतलब वो हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और के प्रोडक्ट को ना ख़रीदें, इस तरीके से। और न्यू कस्टमर्स को मतलब ग्रो कैसे करें अपने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज़,
क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज़ का मतलब है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करिए जो कि उसमें कुछ खास हो, जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे, जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में ना हो। आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ ऐड करिए, कुछ ऐसी सुपीरियर वैल्यूज़ ऐड करिए जिससे कि कस्टमर्स आपके ही पास आएँ, जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में वो चीज़ ना हो। या फिर आप कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव मतलब पॉलिसीज़ अपना सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा कर लीजिए कि कार के साथ फ्री इंश्योरेंस दे दिया, वारंटी गारंटी ये सारी चीज़ें दे दी, डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से क्या है कि आप कुछ ऐसी सुपीरियर वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपकी तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को अगर आप पूरा सम अप कर दें तो यही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। एक बार और समझ लेते हैं डेफिनेशन को। द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। सबसे पहले आप टारगेट मार्केट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर, उसके बाद उस टारगेट मार्केट में आप कस्टमर नए लेकर आएंगे, ग्रो करेंगे कस्टमर्स को, मतलब आप कैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रो कर सकते हैं। देन थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट, आप ऐसे प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिलीवर करेंगे जो कि उसमें कुछ खास हो, जिससे आप ही की तरफ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो बस इसी पूरे होल प्रोसेस को आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत से लोग मार्केटिंग और सेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब हम इसका डिफरेंस समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि मार्केटिंग क्या चीज़ है और सेलिंग क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले। सेलिंग जो है एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग का मतलब है कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए, अब उन्हें बेच दो। उन्हें बेचना कैसे है, सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना सेलिंग है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। वो पहले गुड्स बनने से पहले शुरू हो जाता है, सारी प्लानिंग करना, सब सोचना, कस्टमर की क्या नीड है, वांट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, और हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। प्रोडक्ट बिकने के बाद तक भी आफ्टर सेल सर्विसेज देना और कस्टमर से रिलेशन बनाए रखना, ये एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। तो सेलिंग एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग एक बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है। सेलिंग में ये हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोड्यूसर है वो अपना ही फ़ायदा देखता था, वो ये सोचता था कैसे मैं अपना सामान बेच दूँ। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में कस्टमर इज़ द किंग, और आज की जो वर्ल्ड है, आज का जो एरा है, वहाँ पर मार्केटिंग ही चलती है। यहाँ पर कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं ये ख्याल में रख के ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर नहीं होगी तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो ये ही है मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। अब वन बाय वन करके ये सब समझते हैं। तो फर्स्ट इज़ फोकस। सेलिंग का फोकस है नीड ऑफ सेलर, सेलर की नीड सेटिस्फाई हो जाए। क्या है सेलर की नीड? कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, बस इतना ही। मार्केटिंग नीड ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करना मार्केटिंग का काम है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल, सेल मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, किसका? सेलर का। और मार्केटिंग अर्निंग ऑप्टिमम प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट आप अर्न करो लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आपको सबसे आगे रखना है। देन स्कोप क्या है? लिमिटेड स्कोप है, छोटा रहता है भाई, नैरो कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड स्कोप है, आप इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव सेलिंग का रखोगे तो। लेकिन अगर आप मार्केटिंग फॉलो करोगे तो स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन स्टार्ट एंड एंड, कहाँ से शुरू होती है सेलिंग? स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन के बाद जब गुड्स आपके तैयार है बिकने के लिए, वहाँ पे सेलिंग शुरू होती है। बिक गए उसके बाद ख़त्म। तो सिर्फ बिकने तक, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता तब तक सेलिंग चलती है। और मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स, यानी कि प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट जो है बनना शुरू भी नहीं होता है, तब से ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ये देखना कि भाई कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट है, क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, हर चीज़ का एनालिसिस करने के बाद एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसकी प्राइसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ, और फाइनली जब प्रोडक्ट बिक जाता है तब भी मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती है, तब भी कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करके चलना है आफ्टर सेल सर्विसेज की तरह। नेक्स्ट इज एफर्ट्स।
इसके क्या एफर्ट्स है? प्रमोशनल टेक्निक्स। ये कैसे एफर्ट्स करता है? सिर्फ प्रमोशनल टेक्निक्स। ये सोचता है कि मैं ऐसी कौन सी प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करूँ, ऐसी कौन सी टैक्टिक में यूज़ करूँ जिससे मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए। इसका क्या मोटिव है? प्रोडक्ट को बेचना, और सिर्फ ये इतना ही सोचता है कि कैसे प्रोडक्ट बिक जाए। लेकिन मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब है सब कुछ मिक्स करना, सब कुछ, जैसे कि प्रोडक्ट बनना कैसे है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रोडक्ट की पैकेजिंग और सारी चीज़ें, प्रोडक्ट बिकने के बाद फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आ जाती हैं। तो इसके एफर्ट्स बहुत कम होते हैं। ये एफर्ट करता है सिर्फ प्रमोशनल टेक्निक, यानी कि सिर्फ बेचने के लिए, लेकिन ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करता है, यानी कि प्रोडक्ट बनने से बहुत पहले इसके एफर्ट शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट बिकने के बाद तक भी इसके एफर्ट्स ख़त्म नहीं होते हैं। देन सुपरमेसी का क्या मतलब है कि कौन सुपीरियर है, किसको सुपीरियर माना जाता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोड्यूसर इज द किंग, प्रोड्यूसर को किंग माना जाता है। उसका जो मोटिव है, जो कि है प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होना, तो प्रोड्यूसर इज़ द किंग। लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर इज़ द किंग। अगर आप कस्टमर की बात नहीं सुनोगे, आपकी फर्म चल ही नहीं पाएगी। और एट प्रेजेंट ऐसा ही होता है। पहले प्रोड्यूसर किंग हुआ करता था, मतलब एक तरीके से किंग की तरह एक्ट करता था, सुपीरियर हुआ करता था, उसकी ज़्यादा सुपरमेसी थी। लेकिन अब कस्टमर इज़ द किंग। देन अप्रोच, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, सेल बाय हुक और बाय कुक। इसका क्या मतलब है? किसी भी तरीके से बेचना है, बाय हुक और बाय क्रुक, बेचना है बस। मोटिव क्या है? सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बस सेल करना है प्रोडक्ट। तो बाय हुक और बाय क्रुक सामान बेचना है। यहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेटिस्फाई कस्टमर, मतलब यहाँ पर जो अप्रोच है वो इस तरीके की है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्रोडक्ट सेल हो, प्रॉफिट भी उससे आए, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ऊपर है। लास्ट इज डिमांड। सेलिंग कॉन्सेप्ट में अज्यूम्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूसर है वो पहले से ही कोई डिमांड अज्यूम कर लेता है। वो ये सोचता है कि मैं पहले प्रोडक्शन कर लेता हूँ और ये जितना भी मैंने बनाया है ये तो बिक ही जाएगा। तो बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। ये नहीं कि वो पहले से सोच ले कि भाई मुझे कितना बनाना चाहिए, नहीं, वो अज्यूम कर लेता है अपने आप से डिमांड कि हाँ ये तो बिक ही जाएगा, तो बना लेता है, फिर बेचने की कोशिश करता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। देखा जाता है कि भाई कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जितनी डिमांड है। तो पहले डिमांड देख ली जाती है और उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या था कि डिमांड अज्यूम हो जाती है पहले से और प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, बाद में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से डिमांड क्रिएट करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन किया जाता है ताकि कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। तो ये था सेलिंग कॉन्सेप्ट और ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि सेलिंग जो है एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है जो पहले हुआ करता था। मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम पर ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। तो पूरी मार्केटिंग समझ ली क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ लिया क्या होता है। अब देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के। मार्केटिंग मैनेजमेंट किस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है? तो पहला है क्रिएशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्रिएट करने के लिए डिमांड प्रोड्यूसर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अनफेयर प्रैक्टिस से डिमांड क्रिएट हो। प्रोड्यूसर चाहता है कि नेचुरली डिमांड क्रिएट हो। तो नेचुरली लोग डिमांड क्यों करेंगे? जब उन्हें कुछ पसंद आएगा। तो इसलिए प्रोड्यूसर जो है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखता है कि उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है और उनको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता है कि डिमांड इंक्रीज़ होती है और क्रिएट होती है। देन मार्केट शेयर। मार्केट सारे बिजनेस फर्म्स चाहती हैं मार्केट में मैक्सिमम शेयर ऑक्यूपाई करना। सभी चाहते हैं मैक्सिमम शेयर कैप्चर करना, लेकिन कोई कर पाता है? ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो कस्टमर का ख्याल रखते हैं, जो अपने प्रोडक्ट में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि कस्टमर उनकी तरफ ही आते हैं। तो इसलिए आप मार्केट शेयर तभी कैप्चर कर पाएंगे जब आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का ख्याल रखेंगे। तो ये आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में सीखते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का ख्याल आपको कैसे रखना है। देन गुडविल।
गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है मार्केट में वो कैसे होती है? अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तभी तो आपकी रेपुटेशन होगी मार्केट में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोड्यूसर जो है वो ये कोशिश करता है कि उसकी जो फर्म है उसकी गुडविल कैसे इंक्रीज़ हो, उसके प्रोडक्ट की गुडविल कैसे इंक्रीज़ हो। तो वो और क्वालिटी ऐड करने की कोशिश करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू, और एडवर्टाइजमेंट करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है जिससे उसकी गुडविल इंक्रीज़ होती है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है। देन लास्ट इज़ प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है प्रोड्यूसर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और उस सेल से ज़्यादा प्रॉफिट आए। सब चाहते हैं ऐसा तो, लेकिन अनफेयर तरीके से नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। सेल्स इंक्रीज़ करनी है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू। तो इस ऑब्जेक्टिव से पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है कि डिमांड क्रिएट हो, मैक्सिमम शेयर मार्केट में कैप्चर हो, गुडविल अच्छी हो और प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के। चलिए अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ मार्केट रिसर्च। जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में जाके रिसर्च करेगा, वो ये देखेगा कि उसका जो कस्टमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उसकी नीड्स और वांट्स को एनालाइज करेगा एक प्रोड्यूसर मार्केट रिसर्च में। अच्छा, नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज कर लिया, पता चल गया कि हाँ भाई कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट चाहता है, तो वो प्रोडक्ट वो किस क्वांटिटी में ख़रीदेगा, अगर ख़रीदेगा तो किस क्वांटिटी में ख़रीदेगा, फिर कितना प्राइस देने को वो राज़ी हो जाएगा, और वो जो कस्टमर है और वो जो प्रोडक्ट वो लेना चाह रहा है वो आउट ऑफ नेसेसिटी लेना चाह रहा है या फिर बस ऐसे ही फैशन वगैरह के लिए लेना चाह रहा है। जैसे सपोज़ एग्जांपल ले लीजिए कि शूज़ हैं, है ना, शूज़ हैं, तो कस्टमर अगर शूज़ फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहता है तो फिर क्या होगा कि प्रोड्यूसर फिर क्वालिटी पे ज़्यादा ख्याल रखेगा कि कंफर्टेबल हो, फीट को प्रोटेक्ट करें। अगर कस्टमर स्टाइल के लिए शूज़ ख़रीदना चाह रहा है तो फिर वो स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देगा कि भाई क्या फ़ैशन चल रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है। तो इन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो मार्केट रिसर्च में कंप्लीट कस्टमर की नीड्स, वांट, सारी चीज़ें देखी जाती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे के डिसीजंस लिए जाते हैं। मार्केट रिसर्च करने का एक बहुत अच्छा तरीका है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, एक प्रोड्यूसर अपनी फर्म की स्ट्रेंथ, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ देखता है कि भाई मेरी ऐसी क्या खासियत है, मैं ऐसा क्या खास करता हूँ जो कस्टमर मेरे पास आए, मुझे उस स्ट्रेंथ को बस और बढ़ाना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देखना। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, यानी कि आपकी फर्म जो है, आपके प्रोडक्ट की या फिर आपकी फर्म की क्या वीकनेस है। तो वीकनेस को क्या करना है कि या तो भाई इसे ठीक करने की कोशिश करो या फिर इसे किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो वीकनेस देखनी है कि भाई वीकनेस क्या है। फिर अपॉर्चुनिटी, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, कि आने वाले ऐसे क्या मौके हैं जिसका बिजनेस बहुत फ़ायदा उठा सकता है। सपोज़ आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा कि आप उसके लिए ज़्यादा फिर प्रोड्यूस करके रखेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। तो पता तो होना चाहिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर आप स्कैन ही नहीं करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट और अगर आप मार्केट में जाके रिसर्च ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। देन T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, कि आने वाले ऐसे कौन से खतरे हैं जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सपोज़ आगे कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो कि मेरी डिमांड को बिल्कुल कम कर दे, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए या इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंजेस आ जाएँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि मेरे बिजनेस को खतरा हो सकता है। तो थ्रेट्स का एनालिसिस करना कि क्या आने वाले थ्रेट्स हैं, तो ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं आप मार्केट रिसर्च में और आपको इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे की प्लानिंग करते हैं। देन मार्केट प्लानिंग, आपको पता चल गया कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपका कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, कितनी क्वांटिटी वो ख़रीदेगा प्रोडक्ट की या फिर कितना प्राइस वो पे कर पाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद आप प्लानिंग करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ठीक है अब मुझे प्रोडक्शन करना है तो अब मैं प्लान करता हूँ, तो सारी एक्टिविटीज़ आप प्लान करेंगे। आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, अब आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपके कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करेंगे। देन
स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके। अगर आप भाई ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर की कंपनी ये मार्कर बना रही है, तो ये दोनों मार्कर एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर ये दोनों मार्कर आइडेंटिकल नहीं होते तो एक लंबा होता है एक छोटा होता, तो आप इसके लिए आप इन दोनों मार्कर के लिए इक्वल प्राइस पे करते नहीं करते। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए यूनिट्स में। फिर ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग का मतलब है कि जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जो लोग थोड़ी अलग अलग तरीके की यूनिट्स बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा लंबा मार्कर बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा छोटा मार्कर बनाते हैं। अगर आपकी एक ही फर्म में डिफरेंट टाइप्स के मार्कर बनते हैं तो आप ग्रेडिंग करिए और उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्राइसेस रखिए। एग्जाम्पल ले लीजिए चावल, ठीक है, राइस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भाई राइस जो है वो अगर बासमती राइस है, बहुत एकदम लंबे लंबे वाले बिरयानी वाले चावल होते हैं, तो अगर इतना बासमती राइस है, बहुत महंगा होता है वो, तो उसका प्राइस हाई होता है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, होता है ना। और अगर कोई जो पीस ब्रेक कर देते हैं ना चावल को, जो छोटा हो जाता है जिसको टुकड़ा कहते हैं, तो अगर इस टाइप का चावल है जिसको बासमती को ब्रेक करके जो हो जाता है, फिर उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखते हैं ना, तो आप ग्रेडिंग रखिए कि भाई ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये इतना महंगा है, ये इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो ये इतना है। तो ग्रेडिंग का सिस्टम है। जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जहाँ पर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी चीज़ नहीं बन रही है, वहाँ आप ग्रेडिंग रखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप प्राइसेस सेट करिए, ताकि कस्टमर को भी पता चले कि हाँ भाई ये बासमती चावल है इसीलिए इसके ज़्यादा पैसे दूँ, और ये वाला छोटा चावल है इसके लिए इसके कम पैसे दूँ, दोनों के बराबर पैसे क्यों, है ना। तो इसीलिए फिर आप जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वहाँ ग्रेडिंग करिए। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब है कि पैकेजिंग के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ कही जाती है कि इट इज़ अ साइलेंट सेलर। पैकेजिंग क्यों? जैसे अगर आप भाई किसी स्टोर में गए, पैकेजिंग तो आपको मालूम है क्या चीज़ होती है कि प्रोडक्ट जो होता है वो किसी पैकेट में ही तो बंद होकर आता है, आपको क्या खुला हुआ दे देते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, किसी बॉक्स में आएगा या फिर एक प्रॉपर पैकेजिंग में आता है। आपको मोबाइल फ़ोन भी आता है तो एक प्रॉपर बॉक्स में आता है ना। तो पैकेजिंग ये होती है। तो अगर आप बड़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग करते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा सा उस पर लगाते हैं, तो आपका कस्टमर जो है ना बहुत अट्रैक्ट होता है उससे। जैसे सपोज़ आप सोचिए कि आप किसी स्टोर में जा रहे हैं और आपको अगर कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ की पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो आपको वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर जाती है। ज़्यादातर बच्चों को, लड़कियों को, सभी लोगों को एक्चुअली, कि पैकेट देख के सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर जितनी खूबसूरत पैकेजिंग होगी सब लोग अट्रैक्ट होंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, चाहे उसके अंदर का प्रोडक्ट उतना अच्छा ना हो, लेकिन पैकेट देख के ले लेते हैं कि भाई पैकेजिंग बहुत खूबसूरत थी। तो इसीलिए पैकेजिंग के बारे में कहा जाता है कि पैकेजिंग इज़ अ साइलेंट सेलर। एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है सेल को। तो पैकेजिंग जितनी अच्छी से अच्छी हो। देन लेबलिंग। लेबलिंग का क्या मतलब है कि सारी चीज़ें मेंशन करना, सब लिखना कि भाई इस प्रोडक्ट में इतने इतने इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये इस दिन एक्सपायरी है, ये प्राइसेस, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। आपने देखा होगा, आप फेस वॉश लें, शैम्पू लें, सबके पीछे एक कंप्लीट डिटेल होती है ना कि प्रोडक्ट है, यहाँ बना है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये इंग्रेडिएंट है, सब कुछ होता है मेंशन। तो लेबलिंग का मतलब है सब कुछ मेंशन करना। फिर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग डिस्टिंक्ट नाम दीजिए। सोनी, सोनी एक नाम है, एप्पल, एप्पल एक नाम है, ठीक है। और आप ले लीजिए जैसे कि गुची, क्लोथिंग ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, नाम है उसका, तो वो अपने नाम से जाना जाता है ना। तो अगर आपके प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, आपके ब्रांड का कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा आपके प्रोडक्ट का, फर्म का, तो वो आपका ब्रांड कहलाएगा और लोग आपके नाम से अट्रैक्ट होंगे। तो ब्रांडिंग, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का मतलब है कस्टमर को हेल्प करना। तो उसके लिए टोल फ्री नंबर वगैरह होते हैं ना कि आप कॉल सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, हेल्प करेंगे जितने भी कर सकते हैं। तो कस्टमर की सपोर्ट सर्विसेज। देन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखें, तो प्राइस आपको अनफेयर नहीं रखना है, आपको उस हिसाब से रखना है जितना कस्टमर पे कर पाए, ठीक है। जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हो वो आपका प्राइस पे कर पाएँ। और प्राइसिंग में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए कि भाई मतलब जितना आपने कॉस्ट लगाई है आपका उससे प्लस आप प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, तो सारी चीज़ें प्राइसिंग में होती हैं। देन प्रमोशन एंड सेलिंग।
प्रमोशन एंड सेलिंग का क्या मतलब है? प्रमोशन करना एंड सेलिंग करना, मतलब आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप क्या करेंगे कि आप ये कोशिश करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं आप इसमें, एडवर्टीजमेंट करते हैं, डोर टू डोर जाके सेलिंग करवाते हैं, ठीक है, सेल्समैन जाते हैं ना डोर टू डोर जाके प्रमोशन करते हैं। तो बहुत सारी प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं, तो सेलिंग के लिए बहुत प्रमोशन करना होता है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब आप उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, चैनल सिलेक्ट करना होता है कि किस चैनल के थ्रू आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, होलसेल है, रिटेल है, या डायरेक्ट खुद बेचेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के ये वो होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको चैनल सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट है जो जहाँ बनाया जा रहा है, ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि वहीं के वहीं बिक जाए। सपोज़ आप बना रहे हैं प्रोडक्ट दिल्ली में, आपका टारगेट कस्टमर मुंबई में है, आपको मुंबई भेजना पड़ेगा प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए? भाई ट्रक में भेजोगे, फ्लाइट में भेजोगे, कहाँ भेजोगे, कैसे भेजोगे? तो ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए चाहिए, तो वो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। फिर स्टोरेज एंड वेयरहाउस। ज़रूरी नहीं है कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो आपका प्रोडक्ट तभी बिके, ज़रूरी तो नहीं है। वीट का एग्जाम्पल ले लीजिए। वीट जो है बस कुछ पूरे साल में 4 या 6 महीने उसका वो उगता है और कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन खाया तो पूरे साल जाता है। तो जब वो सिर्फ इतने ही महीने उगाया जा रहा है तो पूरे साल कैसे खाया जाएगा? तो कैसे उसका जो प्रॉब्लम होती है, जो टाइम की प्रॉब्लम होती है, वेयर हाउस हमें सॉल्व करके देता है कि भाई आप स्टोर कर दीजिए, ये ख़राब नहीं होगा, 6 महीने तक यहाँ पे स्टोर रह सकता है, तो आपको इजी एंड स्मूथ सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये सब कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ये थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।